बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, हमला कहाँ हो ये भारत का इंतखाब होगा, लेकिन आगे कहाँ जाना है ये हम बताएंगे। DGISPR ने आज निहायत अहम प्रेस ब्रीफिंग दी है और ये भी बताया गया है डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की तरफ से कि भारत की किसी भी हरकत का पूरी कुव्वत से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज जवाब देगी। संगीनी की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ती चली जा रही है। अगर भारतीय मीडिया को देखें तो भारतीय मीडिया जंग की इस आग को हवा देने में कोई कसर नहीं उठा रख रहा। जो मौजूदा सूरत हाल है जिस ओर जा रही है, दोनों देशों की अगर बात करें, दोनों ममालिक की बात करें, अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो ये कितनी तबाहकुन साबित हो सकती है, इसी के ऊपर आज हम तफसीली तौर पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। दीगर मामलात के ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब, आज वाज़े तौर पे पाक अफवाज की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बयान कर दिया गया है, हम तैयार हैं। भारत को देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं ये भी कर देंगे, वहाँ से भी हमला होगा, ऐसे भी कर गुजरेंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन उसका जवाब हमने एक ही दिया सबूतों के साथ कि हम तैयार हैं। असल सूरत हाल क्या है? क्या इसी तरफ जा रही है जो कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं? जी, अभी दोनों तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ऑफ कोर्स तनाव इस वक्त बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया, भारत की हुकूमत, भारत की अवाम, उधर एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया गया है और डिलिबरेटली क्रिएट कर दिया गया है। उसके बाद से उन्होंने हुकूमत से अपनी उम्मीदें भी लगा ली हैं और क्योंकि मोदी साहब का ये एक तरीक़ाकार रहा है कि जब भी दाखिली उनका ग्राफ नीचे जाता है तो इस तरह का कुछ ना कुछ हमने ये उड़ी पे भी देखा, पुलवामा में भी देखा और ये अब भी बिहार के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है। सो लिहाजा ये एक प्रोट्रैक्टेड, आप टेंशन समझ सकते हैं, ये 1-2 महीने शायद तैयार रहना चाहिए कि इस तरह की ही फ़ज़ा रखी जाएगी। और तनाव ऑफ कोर्स ज़्यादा है कि हम कल भी ये कह चुके थे कि ये सीज़ फायर जो है कि वायलेशन नहीं हो रही। अभी सीज़ फायर तकरीबन समझें जो कि काफ़ी सालों से चल रहा था, इसको ख़त्म ही समझें और शायद इसकी आने वाले दिनों में, अभी तो ये स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो रही है, मार्टर तो गोले चलने की भी इत्तलाएं हैं कि ख़ास तौर पे कंट्रोल लाइन पर कियानी मंडल सेक्टर में भारत की इश्तियाल अंगेज़ जो है फायरिंग है। फिर जो है वहाँ पे हमने जो है जवाबी फायर के अंदर मकबूजा कश्मीर में पत्रा पोस्ट जी की पोस्टें तबाह की हैं और भारत की तरफ से ये बढ़ रही है जो है ना LOC के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर फायरिंग जो है ना इश्तियाल अंगेज़ी। और ये आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद की जा सकती है कि तोपखाने का भी इस्तेमाल हो, क्योंकि जो वर्किंग बाउंड्री और LOC के साथ जो भारत जो है अपनी साइड से वो गांव खाली करवा रहा है, जिसका ये मतलब होता है हमारे लिए सिचुएशन ये ख़राब थोड़ी सी इसलिए होती है कि वो जब हमारे सिविलियंस के ऊपर तोपखाने से गोले दागते हैं, हम नहीं दाग सकते क्योंकि उस तरफ भी कश्मीरी मुसलमान बहन भाई हैं, तो हम उस तरह की वैसे भी एक जो है ना बिला तफरीक जो है फायरिंग नहीं करते। दूसरा, हम रिटेलिएशन में जा भी नहीं सकते मुकाबले में कि हमें दोनों साइड के अवाम का ख्याल करना पड़ता है, उधर भी कश्मीरी लोग मौजूद हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये तनाव है, मगर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे कल रात को जो है हमारे वज़ीर इत्तलात साहब उन्होंने ये खबर दी कि उनको एक क्रेडिबल जो है एविडेंस इसका शायद मौजूद है कि भारत 24 से 36 घंटों में मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। ये कल उन्होंने रात को लेट नाइट ये बयान दिया कि पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर तैयारी कर रहे हैं और हमने उनको जो है शफाफ तहकीकात की पेशकश की है, मगर वो इससे ना सिर्फ के इसको उससे ग्रेज कर रहे हैं बल्कि इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं। इस तरह ही ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया है कि वो उन्होंने भी संदेशे का कहा है कि ये जंग का खतरा हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। इस वक्त। मगर मेरा अपना ये ख्याल भी है और इंडिया के अंदर जिनको मैं क्रेडिबल लोग समझता हूँ उनकी तरफ से दूसरा रुख भी पेश किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कल भी जो है ना प्रवीण सोनी साहब को कोट किया था कि वो कह रहे हैं कि भारत इसलिए कि उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न सेक्टर पे हमेशा उनको हज़ीमत बर्दाश्त करनी पड़ी और उनकी तैयारी भी नहीं है और इस वक्त वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि इसका करना। मैं उनको इसलिए सीरियसली भी लेता हूँ कि उन्होंने ये जो गलवान में इंडिया, भारत और चाइना की जो टेंशन हुई इस वक्त वहाँ पे LAC एक्टिव हो गया हुआ है,
उसकी उन्होंने 2019 के बाद पेशगोई कर दी थी। अपनी जो पहली किताब लिखी थी ड्रैगन एट द डोर स्टेप, उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया था कि भारत जो है कश्मीर में 370 के एब्रोगेशन के बाद, रेवोकेशन के बाद वो एक्टिव पार्टी है और हमने चीन खुश नहीं है हमारे से, और उसके बाद चीन का उनकी बिल्कुल पेशगोई के मुताबिक वो एक्टिव जो है फ्रंट खुल गया। उनका ये कहना है कि भारत जो है वो हॉट वॉर, मतलब है कि बाकायदा जंग में नहीं जो है जाएगा, और ना ही एयरफोर्स उनकी क्रॉस करेगी बॉर्डर। हाँ, ये तमाशे जारी रहेंगे, गोलाबारी करेंगे और जो है अपनी पब्लिक के अंदर जो है ना इस तरह की हाइप क्रिएट करेंगे, एक सियासी उसके पहलू के ऊपर वो रखेंगे, और उन्होंने उसकी वजूहात दी हैं। एक तो उन्होंने कहा है ये जो अगर दिखा सके ये मोदी साहब की जो ये वॉर कैबिनेट की जो अपनी ये मीटिंग है, उन्होंने कहा जब ये मुल्कों ने हमला करना होता है तो इस तरह की जो मीटिंग होती है उसका सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं कि ये देखें मोदी साहब जो हैं अपने जो है आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स के साथ और राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और एडवाइज़र जो है उनके साथ ये बैठे हुए ये मीटिंग को दिखाया गया और वो बताया गया, और उसके साथ ये बताया गया कि जनाब मोदी साहब ने अफवाज को दे दिया है कि वो अपना टारगेट मोड के तरीकाकार क्या होगा, टाइमिंग का फौज फैसला करेंगे। वो खुद तय तो जब जंग करनी होती है तो पॉलिटिकल लीडरशिप खासतौर पे भारत का भी एक तरीकाकार है कि वो अपने पास रखते हैं, ये फौज को नहीं दिया जाता, उनको उसी वक्त दिया जाता है जब वो बॉर्डर की हद तक ही रहें, अपने बॉर्डर में रह के वो करें। तो ये उनका कहना है कि इसकी उन्होंने डिफरेंट तशरीह की है इस तस्वीर की। दूसरा उन्होंने कहा है कि असल बात यह है कि उससे पहले इशारे आ जाते हैं जंग के, कि हालांकि हमारे वज़रा यहाँ पे खदशे का इजहार कर रहे हैं, मगर उन्होंने कहा जी ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन नहीं हुई, कि इस वक्त भी जो है याद रहे कि 2001 में और 2 में 13 दिसंबर 2001 के अंदर भारतीय पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ था, 13 लोग मारे गए थे, 5 उसके अंदर दहशतगर्द भी शामिल थे। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की तारीख का सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड 1 साल तक, तकरीबन अक्टूबर तक अगले साल 2002 तक जो है वो एक बहुत ही बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइजेशन हो गई थी, दोनों तरफ की फौजें लग गई थी। उसके जो फिर इशारे होते हैं कि आपकी माइन लेइंग लग जाती है, कि आपकी जो मशकें शुरू हो जाती हैं, बॉर्डर की मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स हो जाती है, सिविलियन ट्रेन्स कैंसिल कर दी जाती हैं, रिजर्व फौज बुलवा ली जाती है और बॉर्डरों पे लगा दी जाती है, और माइन लेइंग हो जाती है कि वहाँ पे आप जो है बारूदी सुरंगें जो है ना बॉर्डर के साथ लगा दी जाती हैं, और ये मोबिलाइजेशन वो मोबिलाइजेशन जो उस वक्त शुरू हुई थी। अच्छा, बाय द वे उस वक्त जो है इंडिया पीछे रह गया था, उनके 3-4 हफ्ते लेट मोबिलाइजेशन की, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रहा, मगर उस वक्त कारगिल से ज़्यादा, कारगिल एक सेक्टर तक ही महदूद रही, कारगिल सेक्टर तक रही, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं, लिहाजा कई लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जंग नहीं कहते हैं। ये इसके अंदर कैजुअल्टी तकरीबन 2000 के करीब जो है ना इंडिया के लोग भारतीय फोर्सेस के मारे गए थे, हमारी बहुत कम कैजुअल्टी हुई थी, और क्योंकि हमने मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी की थी तो हमने मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस के अंदर उनको मात कर दिया था, जिसके बाद वैसे ये प्रोलॉन्ग्ड रही। उसके अंदर एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई थी उनकी तरफ से जो है, हमारी उसके ऊपर एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ से दागे थे, हमने भी लिमिटेड महदूद जो है एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था, मगर वो इशारे अभी नहीं आए, और ये हफ्तों और महीनों में होता है, ये एक दिन के अंदर नहीं होता कि ये एकदम से हो जाए। और उनकी जो सोनी साहब की जो वजूहात है कि क्यों इंडिया ये नहीं करेगा, जो है उसकी वजूहात उन्होंने एक तो ये दिया कि इशारे अभी वो नहीं आए, और वो जब आएंगे तो वो हमें भी पता होगा, इंडिया में भी पता होगा कि छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, ट्रेनें जो हैं सिविलियन कैंसिल हो गई हैं, रिजर्व फौज को रिटायर्ड जो होते हैं वो उनको वर्दी पहना के बॉर्डर पे लगा दिया जाता है, और वो भी नहीं हुई। मगर ये खदशा उन्होंने जो खदशा इजहार किया है कि हाँ आइंदा आने वाले दिनों में फॉर एग्जाम्पल सियालकोट में जो है गांव जो है, अच्छा याद रहे कि पाकिस्तान इंडिया के 5 किस्म के बॉर्डर हैं। एक है LAC
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो सियाचिन के ऊपर उन्होंने हमारा 1984 के अंदर 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर करीब रकबा ले लिया था, तो वहाँ पे LAC कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो जिसके पास मोर्चे आ गए। उससे नीचे फिर वहाँ से लेके मीरपुर तक तकरीबन समझ लें LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो पहले सीजफायर लाइन होती थी वो 1949 के बाद वो LOC बाद में बन गई, तो LOC है, शिमला के बाद आप उसको कह लें बल्कि कि वो LOC बन गई है। उसके नीचे जो वर्किंग बाउंड्री कहलाती है शकरगढ़ तक। ये तकरीबन मीरपुर से समझ लें शकरगढ़ तक जो है, इसके अंदर उस तरफ भारत की तरफ जो है इस तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ कश्मीर है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये वर्किंग बाउंड्री कहलाती है। ये नक्शे पे आप देख रहे होंगे, ये चल रहा है कि जहाँ पाकिस्तान इस तरफ है, यहाँ नॉर्मल हमारा बॉर्डर है, उनकी तरफ कश्मीर का बॉर्डर है। और उसके बाद फिर जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है शकरगढ़ से लेके नीचे डेल्टा तक सिंध के, फिर आखिर में जो सर क्रीक जो डेल्टा आ जाता है, वहाँ थोड़ी सी भी जो है ना अनएम्बिगुअस बाउंड्री है, मगर वहाँ पे डेल्टा की बाउंड्री है। तो ये 5 किस्म के बॉर्डर हैं। तो अभी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, अभी ट्रूप्स मोबिलाइजेशन नहीं हुई, हाँ तैयारियां बढ़ रही हैं, मगर वो कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि भारत ये जुर्रत नहीं करेगा। और उसकी वजह वो कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इंटरनेशनल माहौल नहीं है, भारत को पजीराई नहीं मिली है। अमेरिका ने भी जो है ना बैलेंस किया है, हालांकि अमेरिका उनकी साइड पे है, मगर ट्रंप साहब ने भी कहा ये खुद ही फिगर आउट कर लेंगे, दहशत गर्दी की ज़रूर मजम्मत की है, वो नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान के हक में जो है टर्की आया है, और चीन ने बड़ी अनइक्विवल जिसे कहते हैं ना वो हमारे हक में किया, जिसका चाइना में के इस बयान का फॉर एग्जांपल उनका ये कहना कि जनाब बिल्कुल चाइना ऑलवेज सपोर्ट्स पाकिस्तान रेजोल्यूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर टेरर जो है टेररिज्म एक्शंस, आयरन क्लैड फ्रेंड ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर पाकिस्तान। भारत जो चीन है पाकिस्तान की जो है लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स और पाकिस्तान की सपोर्ट करता है सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कोई खुदा ना खास्तर कोई टेरिटरी लेने की कोशिश करेगा, ये सिक्योरिटी को बहुत ब्रीच करेगा, तो चाइना हमारे साथ है, ये डिक्लेयर। चीनी बहुत मोहतात एक एक लफ्ज सोच के बोलते हैं, कोई भाम नहीं तो है। ये उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम पाकिस्तान के खड़े हैं, इसकी सॉवरेनिटी अगर ब्रीच हुई, यानी कि अगर उनके ट्रूप्स या उनके एयरफोर्स जो है वो वो नेवी का भी वो थोड़ी सी ये कर सकते हैं कि पेट्रोलिंग अग्रेसिव करेंगे, गोलाबारी अग्रेसिव करेंगे, मगर क्रॉस करेंगे तो चीन हमारे साथ खड़ा है। और चीन के इस इशारे को भारत में बहुत सीरियसली संजीदगी से लिया गया और बहुत ज्यादा डिस्कस और उसकी वजह उन्होंने 4-5 वजूहात सोनी साहब ने बताई हैं। तो अगर आपके पास वक्त तो मैं चाह रही थी कि इसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चूंकि आपने अमेरिका की भी मिसाल दी है और खित्ते के बारे में बात की, इंटरनेशनल जो सूरत हाल है इस पूरे मामले के ऊपर उसके ऊपर बात की है, तो अपने मेहमान का तारुफ भी हम करा देते हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अवैस सलीम साहब, उन्होंने में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी हाँ जी बहुत प्रोफेसर आपका शुक्रिया। हमने ख़ास तौर पे आपको अमेरिका में इसलिए भी वो जो है बॉदर कर रहे हैं कि अमेरिका के ऐसे मौक़ों पे बहरहाल बहुत बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान का जो 2001 का स्टैंड ऑफ आया था पाकिस्तान और इंडिया का, जो कि सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ माना जाता है जंगों के अलावा, उस वक्त फिर अमेरिका ने उस वक्त मुझे याद है आर्मिटेज आए थे, यहाँ मुशर्रफ थे, उस तरफ वाजपेयी साहब थे, और फिर हमारा दोनों का जो है वो उसको जो है एक किस्म का आप समझ लें नेगोशिएशंस करवा के सेटलमेंट करवा दी गई थी। तो अमेरिका की तरफ नज़रें अभी तक की तो ये है कि मार्को रूबियो ने उनका ये बयान आया है कि वो दोनों मुल्कों के साथ वो इन टच हैं, वो जो है इवेंट्स को जो हैं और मामलात को बड़े बगौर देख रहे हैं, और वो दोनों तरफ से अपने हम मनसबत यानी फॉरेन मिनिस्टर से वो बात भारत और पाकिस्तान से करें। आप ये सारा मामला अमेरिका से बगौर देख रहे हैं, सारी उम्र आपकी पाकिस्तान की सहाफ़त में गुजरी है, अभी आप अमेरिका में बेस्ड हैं, कैसे वहाँ से देख रहे हैं और आपके ख्याल में अमेरिका में इस मामले पे कैसे देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया अमर साहब। देखिए ये सारा मामला पिछले चंद दिन से जब से पहलगाम अटैक हुआ है जैसे चल रहा है, मेरा ख्याल है कि इसमें
मुझे जाती तौर पर जो है वो बड़ा एक तरह से अफसोस है, लेकिन हैरत नहीं है कि जब ये पहला बयान आया सदर ट्रंप का कि जी ये आपस में खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि मैं बड़े अरसे से ये देख रहा हूँ पाकिस्तान के मुआशी मामलात हों, दिफाई मामलात हों या डिप्लोमेटिक मामलात हों, दुनिया ने ऐसे लगता है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। और वो ये कहते हैं कि इन्होंने तो वो जो एक रशियन रोलेट होती थी जो हम दुनिया के साथ खेलते थे, अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया अब शायद उससे थोड़ी सी तंग आ गई है। और सिर्फ हमसे तंग नहीं आई, भारत के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं और वो जो हर मौके पर वो ये चाहते हैं कि वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि दे पंच अबव देयर वेट, उनका ये ख्याल है कि खित्ते के अंदर उनकी वो हैसियत हो गई है जो दुनिया में अमेरिका की है और वो शायद उनके हमपल्ला एक कुवत बन गए हैं। तो हमारे जो मामलात हैं इस खित्ते में ऐसे लगता है कि दुनिया उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, क्योंकि हम वो राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। और अब देखें ना, जर्मनी ने, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी ने अपने मसाइल का हल निकाल लिया, अमेरिका और रूस कोल्ड वॉर से आगे बढ़ गए, चीन जो है वो अपने तमाम मुखालफीन के साथ मामलात को हल कर रहा है, सऊदी अरब और ईरान बात कर रहे हैं, इसराइल के साथ इवन अरब ममालिक के जो तनाज़ात हैं ऐसे लगता है कि वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत अभी तक वहीं फंसे हुए हैं और हर कुछ अरसे के बाद ये एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है। तो एक फटीक की कैफियत मुझे नजर आती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया जो है वो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेगी। अमेरिका का जो रोल है वो आपको उतना ओवर्ट शायद ना नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस एस्केलेशन को नीचे लाने में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे, क्योंकि अमेरिका में और पूरे वेस्ट में ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है पाकिस्तान और भारत की, इसके हवाले से एक पैरानोया पाया जाता है और वो नहीं चाहेंगे कि कोई एस्केलेशन जी एस्केलेशन होती है तो ये पैटर्न रहा हुआ है कि अमेरिका और पूरी दुनिया जब एस्केलेशन होती है तो वो इन्वॉल्व होते हैं। अभी चाहे उस तरह का ना नज़र आ रहा हो रिस्पांस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से, शायद उसकी वजह ये भी हो कि वो भी एस्केलेशन का लेवल वो ज़्यादा नहीं है। दूसरा, कल परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं खबर देख रहा था, ये छपी कि भारत बड़ी एक्टिव जो है एग्रेसिव किस्म की जो है डिप्लोमेसी कर रहा है और मोदी साहब ने खुद जो है प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स को जो है 10-12 मुल्कों के बात की है, फिर उनका फॉरेन ऑफिस बहुत एम्बेसीज को ब्रीफ कर रहा है। मगर वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के बकौल कि एविडेंस कोई शेयर नहीं कर रहे और उन्होंने बगैर एट्रीब्यूट किए कि कौन लोग हैं, उन्होंने कहा जो लोग उन मीटिंग्स में रहे हैं उनका ये कहना है कि भारत कोई एविडेंस उस मीटिंग में नहीं दिखाया। मीडिया के ज़रिए इस तरह के शवायद किए जा रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, जो एक तरीक़ाकार होता है और उनका मीडिया फ़ौरन सोर्सेज का जिक्र नहीं करता, वो उसको जर्नलिस्टिक स्टोरी बना के पेश कर देता है। उनके हमें भी यहाँ स्टोरियाँ दी हैं, मगर हम कह देते हैं पाकिस्तान हुकूमत के मुताबिक उनका ये वर्जन है। तो उनके यहाँ ये ज़राए ख़त्म हो जाते हैं, स्टोरी ऑन करते हैं कि जो शवायद हैं, तो उस स्टोरी के बकौल के वो शवायद एक्सचेंज नहीं किए गए, वो नहीं बताए गए और भारत बगैर उसके बड़ा मुश्किल है उनके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू को बेचना और उसकी बिना पे जंग शुरू करना। ये सेल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या ये थिंकिंग अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में भी आपको पाई जाती नज़र आती है? जी देखिए, इस थिंकिंग की एक बुनियाद है। मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिका के अंदर जो संजीदा हलके हैं वो भारत की जो अप्रोच है उससे खुश नहीं है। अगर आपको याद हो 2019 में ये जो वाकया हुआ था अभिनंदन वाला, जिसके बाद बड़ा शोर मचाया था भारत ने कि हमने तैयारे पाकिस्तान के अंदर भेजे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी F-16s को तबाह कर दिया है, और फिर उसमें से खबर यही निकली कि वो पेलोड गिराकर वापस चले गए हैं और उसमें चंद दरख्त तबाह हुए हैं। अमेरिका के अंदर आपको याद होगा जो दिफाई तज्जिया कार थे और जो इस हवाले से रिसर्च करने वाले इदारे थे, उन्होंने इंडिया के उस सो कॉल्ड एविडेंस को काउंटर किया और उन्होंने कहा कि हमारे जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ और इस तरह की कोई चीज भारत ने नहीं की। तो इस दफा भी जिस तरह एक नैरेटिव फौरी तौर पर बनाया गया है, अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुझे इस हवाले से बड़ा साइब लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं, लेकिन ऐसे लगता है कि वाक़े के फौरन बाद उसको एक मखसूस स्पिन भारत की तरफ से दिया गया
बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, अगले दिन ही मोदी साहब बिहार पहुंच गए। माफ कीजिएगा। फिर उनका मीडिया, आपने बड़ा ठीक कहा कि वो उनका मीडिया जो है वो एक मखसूस लाइन लेता है। तो दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो अंधाधुंध उनकी बात पर यकीन करना शुरू कर दे। वो उनसे एविडेंस मांगेंगे, और अगर वो एविडेंस बावजूद नहीं देना चाहेंगे, उनकी जो भी इंटरनल डायनामिक्स हैं, जो भी उनको पॉलिटिकल माइलेज उससे हासिल करना है, तो वो शायद भारत के अंदर तो उनको हासिल हो जाए, लेकिन इंटरनेशनली उसका उतना फायदा उनको नहीं है। ऐड ऑन कर दो, अमेरिकी वजीर खारजा से भी प्राइम मिनिस्टर का राब्ता हुआ है, टेलीफोनिक राब्ता है, और प्रेस रिलीज बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ये रिलीज की गई है कि मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ और पहलगाम वाक़े के ऊपर उन्होंने मुकम्मल तफसील के साथ उनसे बात की है। जी, पहले ये इतला थी कि मार्को रूबियो जो हैं वो अपने हम मनसब वज़रा से, फॉरेन मिनिस्टर से पाकिस्तान और इंडिया के बात करेंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर से की उनसे बात होने की इतलाएँ आ रही हैं। इसकी तफसीलात भी आ जाएंगी। ज़ाहिर है उन्होंने अपने कंसर्न शो किए होंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल करने भी चाहिए हैं। मगर मैं अमेरिका के जो इस वक्त हुकूमत है, ट्रंप इंतज़ामिया जो है डॉक्टर साहब, वो दे हैव टू मच ऑन देयर प्लेट ऑलरेडी, कि यूक्रेन का मसला चल रहा है, गाज़ा का चल रहा है, सबसे ज़्यादा ये जो तजारती जंग है उस टैरिफ्स की रोशनी में डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन चल रहा है। ट्रंप साहब को उसके साथ डील करना है, और उसके मुज़मरात जो हैं चीन के वाले से वो कर रहे हैं। तो ये एक साइड इशू उनके लिए लगता है कि शायद इतनी टेंशन एंट्री एंडलेस कोई एस्केलेशन आए तो फिर शायद वो इंटरवीन करें। क्या मैं सही सेस कर रहा हूँ इसको? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम इसके बारे में अमेरिकी इलेक्शन से पहले भी बात करते रहे हैं कि जो हमारा खित्ता है इस वक्त वो अमेरिकी इंतज़ामिया की तरजीहात में कहीं नहीं है उस तरह से जैसे पहले हुआ करता था। और हमने जब से सदर ट्रंप ने ओथ उठाया है, उनकी कैबिनेट ने अपनी पोजीशन संभाली है, हम मुसलसल देख रहे हैं कि खित्ते के हवाले से कोई उस तरह का, हालांकि मोदी साहब ने उसके बाद यहाँ एक विजिट भी किया, लेकिन उस तरह का रिसेप्शन शायद उनको नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एक एबरेशन आ गया है ट्रंप इंतजामिया के जो एजेंडा था, जो जिस तरह वो चीज़ों को देख रहे थे, एक रोड ब्लॉक है, और इसको वो इसी तरह से देखेंगे और मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं होगा कि वो जो उनकी तरजीहात थी, जिन पर वो पहले काम कर रहे थे, जो अमेरिका के अंदर इंटरनल डायनामिक्स हैं, उनको वो पसे पुष्ट डाल देंगे, और जो बयान सदर ट्रंप का आया था वो उसी का इजहार था। जी, पिछली दफ़ा 2019 में अमेरिका की बहरहाल हमारे मुकाबले में थोड़ा सा भारत की तरफ ज़्यादा झुकाव पाया गया था पुलवामा के बाद जो टेंशन आई थी। अभी उनको अमेरिका से जो नज़र आ रहा है वो बड़ा उनका न्यूट्रल, ऑफ कोर्स उन्होंने मजम्मत की है टेररिज्म की, मगर उन्होंने किसी जगह पाकिस्तान का नाम नहीं लगा लिया। और ट्रंप साहब ने तो कहा कि फिगर आउट कर लेंगे खुद ही, ये इनका ये मामला चलता रहता है। यही जो है रूस की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा भारत की फेवर में जैसे पहले हमेशा होता था 65 से ऑनवर्ड, वो नहीं स्टेटमेंट है। और चीन का क्लियरली जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को वो सपोर्ट करते हैं, और उनकी तरफ से यह इशारे कि इसकी वायलेशन के अंदर वो डायरेक्टली जो है इसका बहुत सीरियस नोटिस लेंगे। ये ओवरऑल जो है जो मैटर करती हैं पावर्स हमारी, मैं समझता हूँ भारत की ये वन साइडेड करने की वजह से फेवरेबल एक माहौल है हमारे लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको याद कराऊं, इवन ये जो मिडल ईस्ट में मामला चलता रहा है इसराइल के हवाले से, हालांकि बाइडन इंतजामिया के दौर में अमेरिका ने पूरी तरह से सपोर्ट किया इसराइल को इब्तदा में, और ये जो मैंने आपको पिछला बैकग्राउंड याद करवाया भारत के हवाले से, और वो जो अपने मुल्क के बाहर जो कार्रवाइयां कर रहे हैं अपनी एजेंसीज के थ्रू, ये सारा बैकग्राउंड अब दुनिया के सामने है जो 2019 में नहीं था, और वो चाहेंगे कि उनको कंटेन अब करें। देखना पड़ेगा कि दुनिया क्या मौक़िफ़ इस पूरे मामले के अंदर अपना रखती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच। डॉक्टर वैसलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, एक तो अमेरिका के हवाले से आप और डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, अभी जो डिटेल्स हमारे सामने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आई हैं, जो उन्होंने मार्को रूबियो से बात की है, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जी भारत को रोका जाए, जिस किस्म के जारहाना वो बयानात दे रहा है, इश्ताल दिला रहा है वहाँ की पब्लिक को भी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेट किया जा रहा है इस पूरे मामले को, इसको एक तो लगाम डाली जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्दी को जोड़ने की कोशिश एक भारत इंटरनेशनल वर्ल्ड पे कर रहा है, उसको भी हम मुस्तरद करते हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन अब भी करवाना चाहते हैं।
जी, बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अब एक्टिव हो गए हैं। थोड़ी सी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लेट उन्होंने अपना ये रिस्पांस दिया है। वो उतने इंडिया की तरह पहले इतने एग्रेसिव नहीं थे, अब वो नज़र आ रहे हैं कि एक्टिवली इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इसको टेकअप कर रहे हैं। और मैं सोनी साहब से एग्री करता हूँ कि ये सेबर रैटलिंग ये चलती रहेगी कि जिस तरह मकबूजा पेश में कल भी उन्होंने 4 अपने राफेल जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हाँ। मगर वो रैटलिंग बस, उसकी हाँ, की जाके हाँ। शोशा। तो हमारी तरफ से भी रैबल कर दिए गए थे, उनको वो इशारा दे दिया था। तो वो शायद ये होगा और शायद एग्रेसिव नेवी की भी पेट्रोलिंग हो, शायद जो है वर्किंग बॉर्डर LOC पे गोलाबारी भी हो, और शायद वो ऐलान भी कर देंगे हमारा सीज फायर ख़त्म है। अच्छा। मगर इससे ज़्यादा एस्केलेट अभी सिचुएशन मोबिलाइजेशन भी नहीं है, शायद ना भी हो। मैं ये एग्री करता हूँ सोनी साहब मतलब का। जंग नहीं होने वाली, मैं समझ जाऊं कि जंग हमारे दरवाजे से वापस पलट जाएगी। का क्या पता होगा। और जाहिर है फॉरेन मिनिस्टर को या जो है ख्वाजा आसिफ और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ज़ाहिर है उनके पास जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन की वो हमारे पास तो नहीं है। वो अगर ये ऐलान खदशात का इजहार कर रहे हैं तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, पर हमने तो तजिया करना होता है ग्राउंड सिचुएशन का। ग्राउंड सिचुएशन से वो इशारे आ जाते हैं कि ये मोबिलाइजेशन क्यों। मैं समझता हूँ सोनी साहब से मैं एग्री करता हूँ कि जंग नहीं होगी। वो 5-6 वजूहात हैं उसकी, जिसकी एक ये चाइना का इस बयान से, क्योंकि वो भारत के लिए ये परेशान कुन है कि इस वजह से भी कि ये इस वक्त जो है भारत 2 फ्रंट वॉर नहीं अफोर्ड कर सकता। उनके लिए प्रॉब्लम है कि पहले LOC थी मगर अब पहले LAC, हाँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो इन भारत और चीन के दरमियान जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते जाता हैं। है। हमारा उनका तो फिर भी जो है मुआहिदा है, जो है सीज फायर का एक मुआहिदा हुआ है, मगर उनकी तरफ कोई मुआहिदा ऐसा सच नहीं है। तो वो वहाँ से ट्रूप्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है भारत ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर गलवान के वाक़े के बाद उधर डिप्लॉय की हुई है। वो वहाँ से एक बहुत साइजेबल जो है ट्रूप्स मूव करके कश्मीर पे नहीं ला सकते, क्योंकि वो ख़तरा भी टला नहीं है, अभी वहाँ भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। दूसरा, भारत के लिए कश्मीर की सूरत हाल बहरहाल कशीदा है। उनके अपने तमाम ही लोग कह रहे हैं, मैं देख रहा था अमरजीत दुल्लत साहब और इस तरह के जो उनके सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं हुई। ये पहलगाम का वाक़या इस चीज़ की निशानदही कर रहा है कि ये जो बताया जा रहा था कि एवरीथिंग हंकी डोरी, इट इज़ नॉट। वहाँ पे अभी भी जो है प्रॉब्लम है, और भारत के लिए कोई इस तरह की मोबिलाइजेशन या मज़ीद ये एस्केलेट करती है तो सप्लाई लाइंस को और कम्युनिकेशन लाइन जो कश्मीर से गुजरती हैं वो बड़ी उसको थ्रेटन है। इसलिए उनको बहुत बड़ी एक उधर भी जो कहते हैं लुकिंग ओवर द शोल्डर्स, उनको इधर भी एक निगाह रखनी पड़ेगी। ये एक फैक्टर है। अगर इजाजत दे तो आमिर साहब, क्योंकि कशीदगी की बात हो रही, सियालकोट का मैं हम सियालकोट पे जाहिर करते हैं, मैं कुकली आर्गुमेंट में कंप्लीट कर लूँ कि क्यों भारत के लिए जो है 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। एक तो ये कश्मीर की सूरत हाल है कि उनकी डिप्लॉयमेंट उधर है, दूसरा जो है उनके लिए सप्लाई लाइंस का मसला है, तीसरा जो है भारत चाइना की जब वो ये कह देते हैं कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि उनकी और हमारी एक्सेस है। ये हम रिकॉर्ड पे है पहले ही कि चाइना के जो सैटेलाइट, भारत की सैटेलाइट्स उनकी अपनी की हुई है मगर उनकी कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट्स नहीं है। आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर सैटेलाइट बड़ी है दूसरों की सर्वेलेंस के लिए, कि बैटलफील्ड की जो है ऊपर से मॉनिटरिंग के लिए, ड्रोन वॉरफेयर के लिए और मिसाइल वॉरफेयर के लिए जो है सैटेलाइट का फैक्टर बहुत बड़ा है। हमारा चाइना का जो कोऑपरेशन है, हमें एक्सेस है, उनका जो बेडू सिस्टम है वो दुनिया का, वो अमेरिका के मुकाबले कई चीज़ों में अमेरिका से भी आगे हैं वो। हमें एक्सेस है तो हमारे पास थिएटर की विजिबिलिटी, बैटल ग्राउंड की विजिबिलिटी और सर्वेलेंस की कि उनके कौन से ट्रूप्स कहाँ पे हैं, क्या मोबिलाइजेशन है। उनके पास अपनी सैटेलाइट की उनकी 2 सैटेलाइट उन्होंने खुद लॉन्च की हुई हैं, मगर डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। हमारे पास चीन की डेडिकेटेड है और चीन की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस पे है। दूसरा फिर ये हमारे पास है कि उन चीन ने की जो साइबर एबिलिटीज़ हैं,
कि फॉर एग्जांपल जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर जो है कि आप जैम कर देते हैं, ये सारा साइबर अटैक्स का चाइना बहुत को खतरा ये बढ़ डर है जाता कि हमारे पास भी चाइना ने ये कैपेबिलिटी शेयर की होंगी और हम भी ये इस्तात रख सकते हैं। ये भारत के लोगों का वो ख्याल है, इसलिए 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। लास्टली, हमारा चीन के साथ बॉर्डर है, हमारी मिलिट्री अलाइंस नहीं है, मगर चूँकि सीपैक यहाँ पे है, हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और ग्वादर की जो बंदरगाह है हमने उनको दी हुई है, उनकी यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम जो है BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सीपैक फ्लैगशिप है। सो लिहाजा हमारी बॉर्डर है, हमारे पास सप्लाई लाइन, जब जंग शुरू हो जाती है, एस्केलेट करती है, फिर ये मैटर करता है कि आपकी सप्लाईज जो एमुनिशन की सप्लाईज और वॉरफेयर की सप्लाईज, वो बड़ी उसकी सप्लाई लेन जो है ना, चेन्स, वो बड़ी इंटैक्ट होनी चाहिए। हमें वहाँ से चाइना की ये मदद हासिल है, इंडिया को नहीं है। कारगिल के अंदर ये बड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम था कि उनकी तैयारी नहीं थी और ये लोग कह रहे हैं कि उनकी मॉडर्नाइज के वो प्रोसेस में हैं। उन्होंने 9 बिलियन डॉलर के 26 राफेल खरीद लिए, और ये बहुत बड़ा गैम्बल है। हमारे पास जो चाइनीज़ हेल्प के साथ जो हम अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं कि अगर वो एक भी उनका राफेल गुजर गया ना, वो मिथ टूट जाएगी। तो इसलिए जो है ये चाइनीज़ फैक्टर की वजह से वो उनके लिए काफ़ी दफ़ा उनको सोचना पड़ता है, और उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये दिखावा ज़्यादा है, ये बढ़ेगा भी आने दिलों में, और ये मोदी साहब का तरीकाकार भी यही है। मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। अदालती मामलात के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साकिब बशीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साकिब आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, मैं इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इस वक्त क्योंकि एक जंग की सूरत हाल है, तो सारा ध्यान हमारा उधर है और होना भी चाहिए। मगर एक ये अदालती जंग भी पाकिस्तान के अंदर चलती रहती है और उसके अंदर भी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मखसूस शिस्तों के ऊपर ये 1.5 साल से ये फैसला आया हुआ है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अभी कोई नया बेंच बना है क्या? साकिब नसीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं, साकिब बशीर साहब, आप हमें ज़रा इसके बताएं कि क्या करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इसमें जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसमें नजरसानी उसी वक्त दायर हो गई थी, लेकिन तब से अब तक वो फिक्स नहीं हुई थी। आज 30 अप्रैल को नया बेंच उसमें बन गया है। उमूमी तौर पर तो यही होता रहा है आज तक कि जो बेंच जो है वो केस सुनता है वही उस पर नजरसानी जो है वो सुनता है, क्योंकि नजरसानी का स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही नैरो होता है। अपील में पूरा फुल। बड़ी ही हैरानकुन एक सूरत हाल सामने आई है कि जो मेजॉरिटी जज जो फैसला था, जजमेंट थी, उसके जो जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनल्ला, इरफान सादात, ये जो है वो 5 जजेस जो मेजॉरिटी जज जिसको जजमेंट कहते हैं हम, वो इसमें बेंच में शामिल ही नहीं है। और तकरीबन 5 नए जो जजेस हैं अभी एलिवेट हुए हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, बल्कि चंद दिन पहले जो है वो बाकर नजवी साहब एलिवेट हुए सुप्रीम मखसूस नशिस्तों के इस नजरसानी बेंच में जो डाला गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिन्होंने ये कहा था कि ये आईनी तौर पर ये फैसला ठीक नहीं है और जो इदारे हैं वो पाबंद नहीं है इस पर अमल करने के। और वो हमने अमली तौर पर भी देखा कि 12 जुलाई 2024 को ये फैसला आया था और आज 30 अप्रैल 2025 हम बात कर रहे हैं। बेतौकीर किया गया। बारहा जो मेजॉरिटी जो जजमेंट लिखने वाले जजेस थे उन्होंने नोट जारी किए, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, स्पीकर कौमी असेंबली ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, किसी ने इस पर अमल नहीं किया। और इवन सुप्रीम कोर्ट के पास अमल दरामद के लिए पीटीआई की दरखास्तें पड़ी हुई थी, जिसको आईनी बेंच ने लगाना था, वो अमल दरामद के लिए भी थी और कंटेम्प्ट की भी थी, उनको भी कभी फिक्स नहीं किया गया। ये अंदेशा आप और हम और काफ़ी वकला जो है हमारे ही प्रोग्राम में, मुझे सलाना करुण राजा भी है, उन्होंने कहा जी आप देखिएगा जब ये नए जज आ जाएंगे 8-5 की ये मौजूदा मेजॉरिटी के बाद अपनी मेजॉरिटी घर की अक्सरियत हो जाएगी, तो यही 2 डिसिडेंट जज जो हैं ये उसके अंदर शामिल करके ये इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। ये ऐसा ही हुआ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है। बज़ाहिर जो है इस तरफ सिचुएशन जो है वो जा सकती है, और खास तौर पर जब मेजॉरिटी जो जजेस थे वो है ही नहीं है इसमें और नए जजेस आ गए हैं, वो जजमेंट कैसे
वो उन्होंने सुना ही नहीं केस, वो कैसे जो है वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस जो है वो तस्वर होगा। और खास तौर 80 या 82 जो है वो इसमें नशिस्तें हैं, अगर उसमें से हाफ 40 भी अगर गवर्नमेंट को मिल जाती हैं तो एक सिनेरियो ही तब्दील हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट को कभी JUIF की जरूरत नहीं होगी 2/3 मेजॉरिटी के लिए, और वो 27वीं तरमीम या कोई भी अगर कोई लेजिस्लेशन होनी है तो वो बड़ी आसानी उसमें होगी। तो इस केस का जो दारोमदार है वो मुस्तकबिल का सिनेरियो मजीद धुंधला हो सकता है, जहां पे हम देख रहे हैं अभी भी जुडिशरी में जो जजमेंट्स हैं उन पर अमल नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट पे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जेल मुलाकातों के केस हैं उस पर अमल नहीं हो रहा। मल्टीपल इश्यूज जो हमें नजर आ रहे हैं, ट्रांसफर जजेस आ गए, जिन जजेस ने खत लिखा उन जजेस को जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन मजीद जो है वो खास तौर पर जुडिशरी के हवाले से जो है वो गंभीर होगी इस केस और इस जजमेंट और रिव्यू। पर वो हमें तो 90 दिन के केस का सबसे बड़ा केस था जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसका ना सिर्फ कि इम्प्लीमेंट नहीं इतना अरसा किया गया, बल्कि इसको जो है नज़र आता है कि इस बात का कभी इम्कान है कि ये पलटा दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो केसेस, उनकी जो सीनियरिटी का जो इशू था, उसके ऊपर अब क्या डेवलपमेंट है? जी, उसमें जो केस है वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि किया गया था इस सारे ट्रांसफर जजेस की जो समरीज थी, उन समरीज में 2, 3, 4 ऐसे तजाद सामने आए हैं जो से एक समरी में जब इनिशिएट किया गया तो कहा गया पंजाब से और सिंध से। तो ये हैरान था, आज गुरीर मलिक ने बताया कि पंजाब से 3 जजेस हैं, बाबर सत्तार, सरदार याद साखा भी थे, तो 3 जजेस थे, और सिंध से भी 1 जज जैसे समर रफत इम्तियाज थी। फिर बाद में जब अगले प्रोसेस में जाकर जब समरीज तब्दील की गई तो उस वक्त शायद गवर्नमेंट को किसी ने बताया कि सिंध की बजाय सिंध रूरल करने, रूरल सिंध से जो है वो कोई नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा तजाद सामने आया कि वहां पे जो समरीज इनिशियली इनिशिएट की गई थी और नया हलफ ना उठाने का मामला जो है ये इसका जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन जब कंसल्टेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो आखिरी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये डाल दिया कि इनको नया हलफ नहीं लेना पड़ेगा और इनकी सीनियरिटी वहीं से शुरू होगी जहां से ये पिछली हाई कोर्ट में जो है मौजूद थे। तो इट मीन के वो जस्टिस जो डोगर है वो टॉप पे आते हैं उस लिहाज से। तो ये भी एक तजाद जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के जो है वो सामने रखा गया। मलिक 7 मई को इसमें होना है। इसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि 19 मई को तमाम हाई कोर्ट सिंध, इस्लामाबाद, पेशावर और बलूचिस्तान चारों हाई कोर्ट के जो कायम चीफ जस्टिस हैं उनको मुस्तकिल करना है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनको मुस्तकिल करने से पहले इस केस का फैसला आना जरूरी है 19 मई से पहले, वगरना उसको फिर डिले करना पड़ेगा। या ये है कि इस केस की मौजूदगी में अलग एक कानूनी बहस भी छिड़ सकती है। और ये जो है हम सब की निगाहें हैं कि ईदर वे जो भी फैसला इसका आएगा उसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स जो जूरिस्प्रूडेंस के हैं वो भी बड़ी नज़र रखे हुए हैं कि पहले अगर ये कर देते हैं कि एक्टिंग जज को टेम्परेरी ला के बगैर ओथ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट बना के परमानेंट इसकी रोशनी में अगर वो हो जाते हैं तो दलाइल क्या होंगे, क्योंकि अभी तक ये जो बेंच बनाए जाते हैं इनका किसी बड़े फैसले में मुदल्लल किस्म के कोई जो ना आर्गूमेंट सामने नहीं आए जिससे पता चले कि कितने काबिल ये लोग हैं। ये मैं सही असेस कर रहा हूँ या ओवरडू कर रहा हूँ? जी जी बिल्कुल आपने ठीक जो है वो निशानदेही की है कि ये अगर इसकी जो फैसला है अब इस जो बेंच सुन रहा है इसमें भी जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर अभी सुप्रीम कोर्ट आए हैं, थोड़ा टाइम हुआ है जब जस्टिस आमिर फारूक गए थे 11 फरवरी को। इसी तरह जो जस्टिस शकील है वो भी अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं और उनको फिर आईनी बेंच का हिस्सा जो है बनाया गया है। तो नए जजेस हैं, हाई कोर्ट से आए हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब उसमें देख रही है कि इसमें आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर ठीक हुआ है और खास तौर पर जो सीनियरिटी वाला मामला है कि जस्टिस डोगर जो है उनकी सीनियरिटी ठीक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6, 7 या 8 जजेस थे, उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है। अब एक जज जो है वो दूसरी हाई कोर्ट से आ रहा है, उसको सीनियरिटी देने के लिए 8 अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो वक्त भी मेरे पास डिजास्टर ही हमें नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब आपके वक्त निकालने का। मैं क्विकली ज़रूर ये कहूँगा
कि आप ये प्रोग्राम से पहले ये जो बात कर रही थी कि एक जंग का माहौल है, बड़ी संजीदा सूरत हाल है, मगर जो मीम्स से देखें पाकिस्तान अवाम की, तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता। एक तो हमारा एक वो है कि सेंस ऑफ ह्यूमर तो अपनी जगह कई दफ़ा क्रूड हो जाता है, मगर वो उन्होंने सही जज किया है मुशर्रफ साहब की ये तरीक़ाकार को कि जिस तरीके से वो वहाँ पे दूसरा किस्म का मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, बदतमीज़ी की जा रही है, उनके गलत हरकत हो रही हैं, कश्मीरियों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर उठाया जा रहा है। हमारे यहाँ बेचारी बड़ी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं और लोग जो हैं वो दे कैन सी थ्रू मोदी। आम आदमी देख रहा है कि इसके पीछे क्या सोच कार्य फरमा है। तो वो मीम्स का ठीक है, ऑफ कोर्स ये संजीदा मामला है, मेरा ख्याल है ये संजीदगी कई दफ़ा मीम्स का ये उनके इस तरीक़ाकार का तबस्कर उठाना भी एक डिफरेंट लेवल की संजीदगी है। पाकिस्तानी अवाम जानती है कि उनकी नब्ज़ कहाँ से हमने पकड़ना है, तो अवाम ने मीम्स का जो एक जरिया बनाया है ना आमिर साहब, उससे भारत के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि आग ज़्यादा कुछ फैली है, कुछ ज़्यादा तकलीफ के अनासर हमें नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।